जो कि एक बड़ी खतरनाक और एक एस्केलेटरी डेवलपमेंट है, क्योंकि उनसे तो लड़ाई नहीं थी ईरान की, अब वो ज़ाहिर है जिन मुल्कों पे हमले हो उनसे भी लड़ाई हो जाएगी। तो जी। ये पूरे खत्ते में आग लग रही है और इट्स बिकमिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर एवरीबडी, जो वहाँ लोग भी हैं और जितने मुल्क भी हैं और सारी दुनिया के लिए। और ये सिचुएशन जो है ये बिल्कुल स्पिरल कर रही है आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसमें अगर ये जितनी जंग फैलेगी उतनी नुकसान ईरान का ज्यादा होगा, क्योंकि जितने दुश्मन उसके इकट्ठे हो जाएंगे, ज़ाहिर है वो जंग तो उसने हार जाने हैं और उतने ज्यादा हारना है जितने दुश्मन होंगे। अगर उसकी इसराइल खाली से लड़ाई होती तो एक बात थी, अमेरिका और इसराइल से दो से लड़ाई होती तो दो बातें थी। लेकिन अगर बहुत सारे मुल्कों से उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, कोई जिन पे स्ट्राइक होगी वो ज़ाहिर है वो दूसरी साइड पे ही जाएंगे ना। जी। सर, आपको क्या लगता है, क्या रूस और चीन इस सिचुएशन को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? यूक्रेन में जो उसने इलाके 4 साल से जंग लड़ रहा है, उसके इलाके जो उसने लिए हैं उस पर वो डील करे, उसका ये इंटरेस्ट है। चाइना का मेन इंटरेस्ट है ताइवान को वापस लेना। तो रूस वहां यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, वहां लड़ सकता है जंग। अब चाइना ताइवान पे जंग लड़ सकता है। इस जंग में वो ईरान की मदद जो है जो उस तरीके से जो करते हैं वो तो करेंगे, कर रहे हैं, उसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते। सर, ये भी बताइएगा कि अभी कतर, अबू धाबी पर मिसाइल हमले किए गए और भी जगह किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये ममालिक बराह रास्त जो है वो ईरान का साथ देंगे या फिर ये अमेरिका के साथ मिल जाएंगे? जिन मुल्कों पे हमला हो रहा है वो कैसे ईरान का साथ देंगे? आप पे कोई हमला करेगा तो आप उसका साथ देंगे? ये सारे मुल्क ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। मैं ये एक्सप्लेन करूं, पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही सादा सी बात कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है इन मुल्कों पे हमला करके, जबकि उस पर हमला तो इसराइल ने और अमेरिका ने किया था। तो जितने मुल्कों पे हमला करेगा और उनके शहरों पे हमला करेगा तो वो मुल्क तो तमाम, अब अगर पहले नहीं दिए तो अब वो अड्डे भी देंगे। अभी तक तो उन पे अटैक ही नहीं आया अड्डों से वो, और बाकी वसाइल भी देंगे। तो फिर ये जंग तो ईरान के खिलाफ जाएगी बहुत सख्त। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि ईरान का इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़, बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फ़ाल, इजरायली एयरफोर्स इन एक्शन इजराइल है। आपको ब्रिगेडियर साहब ये भी बताएं कि क्या ईरान के खिलाफ जंग बंदी या सालिसी के कोई अमली या इलाकाई सालिश सामने आ सकती है? मसलन कौन आएगा आप बताएं ना। जिन जो हमसाये मुल्क थे जो इसमें कर सकते थे उस पर तो उन्होंने खुद अटैक करना शुरू कर दिया है। कतर में किया है, रियाद में अटैक किया है, यूएई में अटैक किया ईरान ने, और मुख्तलिफ अरब ममालिक में अटैक किया। तो वो तो वैसे ही निकल गए इसमें से। ईरान के वो क्या करेंगे? ईरान के खिलाफ ही होंगे ना। आप पे हमला करेगा तो आप उसके खिलाफ ही होंगे ना। और अब बाकी जो दूसरे ममालिक से वर्ल्ड के, इसकी वजह से तो बाकी दुनिया भी ईरान के खिलाफ हो जाएगी। ये तो मेरी समझ से बाहर है। एज ए जियो पॉलिटिशियन, एज ए स्ट्रेटजी पढ़ाता हूँ, हिकमत अमली, ये तो ईरान की सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटजी है। या वो डेस्परेट हो गए हैं कि हार रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने बेवकूफाना स्टेप किया। जंग तो उनकी इसराइल और अमेरिका से थी, और उस जितने कम दुश्मन हो उतना ज्यादा चांस होता है आप तक जीतने का। अगर आपके 10, 12, 20 दुश्मन होंगे तो कैसे जंग जीतेंगे आप? ठीक है नादिर मीर, आप हमारे साथ ही रहें। आपको बताएं कि ईरानी मिसाइल रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फ़ाल, इजरायली एयरफोर्स इन एक्शन, इजरायली और हीफा शहर में मुसलसल सायरन बज रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, इख्तिताम अब आपके हाथ में है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए गए हैं। ईरानी क़यादत की जानिब से भी ये कहा गया है कि किसी सूरत भी ईरान अपना दिफा नहीं छोड़ेगा, और ईरान की जानिब से बरमिला इस बात का इजहार कर दिया है कि आपने ऐसा अमल शुरू किया है जिसका रद्द अमल शदीद होगा। इख्तिताम अब आपके हाथ में नहीं रहा। नादिर मीर साहब, सर मुझे ये बताइएगा, क्या इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है? क्या इस वक्त तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला चल निकले हैं? ये जो पाकिस्तान में बातें होती हैं ना, ये सिर्फ फर्जी और जज्बाती और क्या कहती हैं, इसमें कोई ना एनालिसिस है, इसमें प्रेजुडिस है सारा। अब बात समझ रहे हैं, मेरा काम है जियो पॉलिटिक्स में किताबें लिखता हूँ, मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, हिकमत अमली स्ट्रैटेजी पढ़ाता हूँ। देखें, आलमी जंग का मतलब है ग्लोबल वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर या ग्लोबल वॉर। वो होती है बड़ी ताकत ग्रेट पावर्स के दरमियान, यानी मसलन अमेरिका और रूस, चीन की अगर जंग हो जाए तो वो आलमी जंग होगी डेफिनेटली। न्यूक्लियर वेपन चलेंगे, इतने बड़े वसाइल हैं, जिस तरह हिटलर की जर्मनी की और अमेरिका की और जापान की सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो वो अगर दूसरी साइड है ही नहीं लड़ने की, ईरान इज नॉट कोई समझना नहीं चाहता यहाँ पर कि ईरान इज नॉट अ ग्लोबल पावर। ये समझे ना, जज्बात को साइड पे कर देना। अभी तो मिलिट्री की बात करें ना, जिस तरफ जंग हो रही है उसकी बात करें। उसमें ईरान इज नॉट अ मिलिट्री ग्लोबल पावर, इट इज अ रीजनल। वो खित्ते की ताकत है। पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, मिस्र भी है, तुर्की भी है,
सऊदी अरेबिया भी है, ये सारी खिते अपने खिते के अंदर पावर्स हैं। तो अमेरिका ग्लोबल पावर है, पूरी दुनिया में पावर है, 800 उसकी बेसिस है, उसकी बेतहाशा ताकत है, एक तो ये बात समझने की है। और तो इसलिए दूसरी साइड पे अगर रूस और चीन लड़ रहे हो या सोवियत यूनियन लड़ रहा होता अमेरिका से, फिर तो आलमी जंग होती, उसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते थे। अब वो अगर लड़ ही नहीं रहे और ये छोटा मुल्क लड़ रहा है उनके अमेरिका के मुकाबले, प्लस इसराइल भी है उसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। और यही तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जिन ममालिक जो दरमियान में थे, जो ये सालिस का या ये मीडिएशन की बात कर सकते, तो उन पे तो खुद अटैक कर दिया ईरान ने, वो क्या करेंगे इसकी सपोर्ट? आप समझे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? तो ये जो व्यू है ना पाकिस्तान में, जो ये एक समझ नहीं रहे लोग कि ईरान खुद ही उस वॉर में जा रहा है जो विच इट इज गोइंग टू लूज बैडली। नादिर साहब, आपने जो कहा, मैंने इन तमाम चीजों से जो आपका तज्जिया आपकी जानिब से पेश किया गया है, ये हासिल किया कि ईरान, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अकेला खुद को कर रहा है। वो अमरीकी एयरबेस जिन ममालिक पे उसकी जानिब से हमले किए गए हैं, क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? फिर सर वो क्या कर सकता था अपने दिफा के लिए, या फिर जारियत में आगे से जवाबी कार्रवाई में क्या करना चाहिए था ईरान को? देखिए जी, ये तो बात है ना, जंग तो अपनी लीग में होती है ना। आप समझना नहीं चाहते पाकिस्तान में लोग कि जंग होती है, बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, कोई भी गेम होती है, वो मुकाबले की टीमें होती है ना। हैवीवेट चैंपियन के साथ लाइट वेट तो नहीं बॉक्सर लड़ता जाके, या मीडियम वेट। ईरान इज नॉट अ राइवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये कोई समझना नहीं चाहता पाकिस्तान में या ईरान में। चाइना इज, देखे ना, चाइना अभी चाइना भी नहीं पहुंचा हो और 20 साल में पहुंच जाएगा। सोवियत यूनियन जो था वो एक जमाने में, आज जब कोल्ड वॉर थी इसलिए इसका खतरा था थर्ड वर्ल्ड वॉर का। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की इसलिए कोई बात नहीं करता कि दूसरी ताकत ही नहीं है लड़ने वाली। बाइपोलर ऑर्डर था ना, एक अमेरिका था, वॉशिंगटन, और दूसरा मॉस्को था। तो वो आपस की इतनी टक्कर की ताकत थी, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये तो फिर जब आप लड़ नहीं सकते उस तरीके के, तो फिर आपको उसके हिसाब से अपनी हिकमत अमली बनानी होती है कि क्या करना चाहिए आपको। अच्छा नादिर साहब, तो मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से, इस्राइल की जानिब से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर तो तब होगी जबकि पाई की ताकतें, बराबर की ताकतें आमने सामने आएंगी। ये तो एक जानिब तो बहुत ही पल्लड़ा भारी है और एक जानिब बहुत ही हल्का है। सर फिर अमेरिका, इस्राइल, ये जो मुश्तरका हमला किया गया है, क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान की जौहरी तंसीबात को खत्म करना है, उनके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना है, या फिर रजीम चेंज मकसद है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या तो वो ये रहे हैं, यानी अमेरिकन और इसराइली ये लोग, कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को रोकना है। अब उसके लिए टॉक्स हुई थी, अगर वो मान जाते, एग्रीमेंट हो जाता किसी सतह पे, तो फिर तो यह बात रुक जाती जंग। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो अब जो वो कर रहे हैं, अब जो इनका मकसद होगा, जो नजर आ रहा है, मतलब कह तो नहीं रहे मगर नजर जो आ रहा है, बल्कि कह भी दिया, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तकरीर सुने ना, तो उन्होंने ईरानी कह दिया उन्होंने। हाँ, तो वो उनका मकसद बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। पहले तो दबे लफ्जों में ना, अभी तो बिल्कुल एविडेंट है, ये क्लियर है। एंड गेम समझते हैं कि आखिरी हदफ क्या, आपका मकसद क्या, टारगेट क्या है सादा जबान में? वो अमेरिका का या इसराइल का है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाए और वहां एक रिजीम आए जो इनके मुखालिफ, यानी अमेरिका और जो इसराइल है, इनका जो इंटरेस्ट है, इनके जो मकासद हैं या खित्ते में इंटरेस्ट है, उसके खिलाफ ना हो। ये असल में मकसद निकला है। ठीक नादिर साहब, अब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कभी वो दिन आए, लेकिन मुझे सर ये बताइए कि अगर इसराइल, अमेरिका हमारे हमसाए में यहाँ पर ताफ्तान बॉर्डर के साथ आकर बैठ जाते हैं, पाकिस्तान के साथ फिर क्या सलूक होगा? फिर तो हम भी बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। आप तो इससे पहले जो रजीम है ईरान है, इससे पहले शहनशाह की रजीम थी, वो अमेरिका के साथ था, इसराइल के साथ भी था, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम था? आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि आपके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। ये ऐसी गलत फहमी बनाई हुई है। ईरान में रजीम जो आएगी ना, वो ईरान की होगी। वो अमेरिका के, इसराइल के लोग या अमेरिका के लोग आके नहीं वो हुकूमत करेंगे, ना ईरान के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। फर्क ये होगा ईरान में अगर कोई रजीम चेंज होती है कि उधर के दूसरे, मे भी इसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, तो कोई मॉडरेट आ जाए, कोई लिबरल आ जाए, या कोई दूसरे लोग आ जाए, इनमें से कोई आ जाए। ये फर्क होगा। ये तो नहीं होगा कि कोई अमेरिकन या कोई अफ्रीकन या कोई चाइना का या किसी और मुल्क का वहां लीडरशिप आके बैठ जाएगी। ऐसे तो वो तो ईरान के लोग एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे, और पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। ये गलत फहमी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के तो अमेरिका से बहुत अच्छे तल्लुकात है, बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप देखते नहीं है अभी अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है। ये जो अभी जंग चल रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, अमेरिका ने खुल्ला सपोर्ट की आपकी, एक बात। और इंडिया के साथ हुई थी उस वक्त भी अमेरिका इंडिया के उसने वॉर जंग बंद कराई बहरहाल।
तो इसलिए अमेरिका से तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात है। इसराइल से पाकिस्तान की जंग है ही नहीं, ये भी गलतफहमी है कि पाकिस्तान की कौन सी जंग चल रही है इसराइल से। आपकी जंग तो इसको इसराइल अफगानिस्तान से चल रही है और कल इंडिया से दोबारा होगी, तो आपको अपनी जंग ही लड़े ना, तो आपको कोई फिक्र की इतनी बात नहीं है। आप और पाकिस्तान मजबूत बोलकर डरने की बात नहीं है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात है हमारे, चाइना से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। ये क्या होता है वहां पर, ये कई जंग है। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन में जो जंग हो रही है वो हमारी जंग नहीं है, हमारा भी एक वहां चला गया था जमाने में, हमारी जंग ही नहीं है। यूरोप के अंदर जंग हो रही है, हमारा ना लेना एक ना देना दो। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो एक, अगर मैं कहूँ, ट्रायंगल बन गया है, इंडियन मोदी जाकर जो है वो नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं, वहां पर उनकी बड़ी यस हो जाती है। एक कॉर्नर पर अमेरिका है, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अच्छे हालात हैं, अमेरिका इंडिया से आजकल नाराज है। तो सर ये इंडिया का इसराइल से ताल्लुक, इसराइल का अमेरिका से ताल्लुक, अमेरिका इंडिया से नाराज, आप मेरा ख्याल है मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि किस तरह से फिर पाकिस्तान को आप बिल्कुल महफूज देखते हैं। देखिए, मैंने एक टर्म निकाली थी कुछ कई साल पहले, उसका नाम था फ्लेक्सिबल अलायंसेस। ठीक, आजकल जो जमाना है ना, ये जो होती है ना ग्लोबल टाइम में, जियो पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, इस पर किताबें लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, तकरीरें करता हूँ, टीवी पे एनालिसिस देता हूँ। जियो पॉलिटिक्स क्या है वो जरा लंबी कहानी नहीं, ज्यादा शॉर्ट कर देता हूँ। अभी बाइपोलर एरा था ना, यानी दो पोल्स थे, दो ग्लोबल पावर्स थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका, आपको याद है 1990 तक, और इसीलिए एक खत्म हो गया, अमेरिका की यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। अब यूनिपोलर वर्ल्ड भी थोड़ी कमजोर हो गई है। ये देखे ना, ये ईरान से लड़ाई इसीलिए हो रही है ना कि ईरान ने उसको डिफाई किया है, अभी तक माना नहीं अमेरिका की बात, और ये जो है चाइना भी ऊपर आया और बाकी दुनिया के अंदर भी। सो पाकिस्तान के जो अलायंसेज हैं वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान का चाइना के साथ अलायंस है बहुत स्ट्रांग, अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छा है, हमारा सऊदीया के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट है, सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है जी, बिल्कुल तो तुर्की के साथ हमारा बहुत ज्यादा मिलिट्री कोलैबोरेशन है। मैं टर्किश बोलता हूँ, टर्की में स्टाफ कोर्स किया था, वो है। और समझने की बात यह है कि हमारा दुश्मन कौन है। ये पाकिस्तानी समझ जाए ना तो आपका आधा मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मन का नाम है असल में इंडिया। आपका दुश्मन इंडिया, और वो दुश्मन है, वो भी नहीं कि हम चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं। मैंने तो फिर भी कहा इंडिया से अमन होना चाहिए, लेकिन वो ही नहीं चाहते, इसलिए आपका दुश्मन है, उस जंग की फिर करना चाहता है। अभी अफगानिस्तान में जो हो रहा है ये, इस पे मैं कहता रहूँ, और हमारी गवर्नमेंट भी, हमारे फौज भी, हमारा कोई मकसद अफगानिस्तान को फतह करना थोड़ी। अफगानिस्तान के से दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में आती है उसको रोकना हमारा मकसद है। ये इसके लिए जंग कर रहे हैं, इसलिए तो नहीं कर रहे कि हमने वहां जाके उनके काबुल के अंदर या उधर हेरात में पाकिस्तान का झंडा लगाना है, ऐसी तो कोई बात नहीं हमारा इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ से जो आफ्टर सम टाइम जो हम कर रहे हैं उसका मकसद है अमन लाना। अफगानिस्तान के साथ अमन होगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल हो जाएगा। पीछे रह गए जब इसराइल की बात कर रहे हैं, इसराइल के साथ पाकिस्तान की जंग नहीं है, आप समझिए। हमारी हमदर्दी, हमारी सपोर्ट फलस्तीन के लोगों के साथ है, मुसलमान और अरब मुल्कों के साथ है, और वो रहेगी, पहले भी थी, अभी भी है। और हम बोर्ड ऑफ पीस में इसीलिए गए थे कि बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू कोई आवाज बने फलस्तीन के लिए, ये तो नहीं कि उधर खुद ही फैसले हो जाए। तो ये अच्छा स्टेप है। आप देखें उससे क्या हुआ है, उससे आपको अमेरिका के साथ, अमेरिका भी आपके सपोर्ट कर रहा है, तो इसराइल को डील करने के लिए आपके पास बहुत सी डिप्लोमेसी है। तुर्की के ताल्लुकात है इसराइल से, अमेरिका के तो खैर वो अमेरिका के अंडर है, अमेरिका तो पावर है, तो इसलिए ये हमें इतने घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट गार्ड करना है। नंबर 1 दहशतगर्दी रोकनी है। नादिर मीर साहब सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन कर लिया है जी कर्नल रिटायर्ड अतहर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है और जो अमेरिका के फ़ज़ाई बेसिस हैं वहाँ पर हमले किए गए हैं, ये बड़े तगड़े मुमालिक हैं। सर ईरान का ये स्टेप किस हद तक जो है वो आपको लगता है कि ये ठीक किया है, उन्होंने ठीक प्लान किया है जवाब देने के लिए? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं इस बारे में काफ़ी मुतअद्दिल हूँ कि ये उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया, क्योंकि ये तमाम ममालिक जो जीसीसी के ममालिक जहाँ ईरानियन बेसिस थे, ये सब इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से ये जंग ना हो। वो नहीं चाहते थे कि जंग हो, और ना वो अमेरिका को और इन सारी वेस्टर्न फोर्सेस को वो रोक रहे थे कि ये ना हो। लेकिन इस अटैक के होते ही सबसे पहले निशाना ईरान ने इनको बनाया है, जिससे जो उनके दिलों में इनके ईरान के बारे में सॉफ्ट पहलू था वो मेरे ख्याल में खत्म हो गया। अब उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन की साइड लेनी पड़ेगी। तो एक तो ये इसका पहलू है जो हमें ज़हन में रखना है। जो अगर उन्होंने करना था वो अटैक, अगर मेरे ख्याल में शुरू में वो इजराइल पे या अमेरिकन जो एक ये बहरी बेड़े इस वक्त गल्फ में और
स्टेट ऑफ हॉर्मोज और ये गल्फ ऑफ ओमान में हैं, इनको किसी तरीके से निशाना बना दे तो बेहतर था। एट वो उनको ये क्या जो गल्फ स्टेट्स थी इनको निशाना मेरे ख्याल में नहीं बनाना चाहिए था। इसका उनको डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज नुकसान ईरान को होगा। ठीक। और इसके जी इसके अलावा, हाँ जी ठीक है, इसके अलावा जी सर बात कीजिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बात कीजिए सर। अच्छा, तो इसके अलावा अभी हमने दूसरी जो चीजें देखनी है कि अभी उन्होंने स्टेट वे इनकी लीडरशिप को और कमांड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट करना है। तो अभी लीडरशिप वो कह रहे हैं कि वो छुप गई है और बाकी चीजें अंडरग्राउंड चली गई है। पिछली बार तो वो काफी कुछ ये भी सुनने में आ रहा था कि इनकी लीडरशिप शायद हमारे मुल्क में ही आ गई थी। तो इस बार वो कहाँ तक इनको प्रोटेक्शन होती है, क्या करते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। और दूसरी चीज हमने ये देखना है कि जो उनका मेन टारगेट है, जो उन्होंने साफ अनाउंस किया है कि जी रजीम चेंज वो चाहते हैं, क्या रजीम चेंज ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लाने के बगैर यूनाइटेड स्टेट्स ये कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? क्योंकि अमेरिकन अगर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लाने वाला रिस्क ले लेंगे या नहीं, तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। हमें ये देखना है कि ईरान इनके प्रेशर को और इस जंग को कितना अरसा सस्टेन करती है, और क्या चाइना और रशिया किसी तरीके से इनको सपोर्ट किस हद तक करते हैं। ठीक है, मटेरियल दे दिया है, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे दी, बाकी चीजें मॉरल सपोर्ट दे दी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो गई, क्या वो किसी तरीके से कोई फिजिकल सपोर्ट दे सकेंगे इनको कि नहीं दे सकेंगे? लेकिन अगर हम तारीखी तौर पे ईरान को देखें, ईरान क्या, क्योंकि एज अ नेशन उसकी तारीख बहुत अच्छी है, उन्होंने मुख्तलिफ क्या अदवार देखे हैं जिनमें उन पे मुख्तलिफ क्या सख्तियों के दौर भी आए हैं और दूसरे तरक्की याफ्ते भी आए हैं। तो एज अ कौम मुझे उम्मीद है कि वो अपने आप को सस्टेन करेंगे। और दूसरी चीज बहुत जरूरी हमें देखनी है कि ईरान इटसेल्फ जो है, वहाँ जो रिलीजियस तबका है वो तकरीबन जो रजीम की फेवर में है वो तो तकरीबन 20 से 22% है, इससे ज्यादा नहीं है। जो ज्यादा तबका उनका है वो लिबरल है, वो क्या कहते हैं अपने आप को आजाद ख्याल है, वो लोग ऑल्दो रजीम के खिलाफ है, लेकिन वो किसी सूरत में भी क्या अमेरिका की फेवर में नहीं है। वो हमेशा ईरान के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखते हैं और बाकी चीजें बाद में है। तो जब भी उन पे कोई इस तरह की चीज आती है वो सारे यूनाइटेड हो जाते हैं। तो ईरान अगर अमेरिका अगर ईरान की रजीम को तब्दील करता है तो वहां जो भी रजीम आएगी वो उनके अपनी फेवर में नहीं होगी। तो ईरान अमेरिका को ईरान में रजीम चेंज करने का क्या फायदा होगा ये देखना होगा। ठीक हो गया। समझता हूं कि वो एक हद तक जाएंगे, इन पे प्रेशर डालेंगे और वो प्रेशर जो है वो अभी ईरान ने सस्टेन करना है। वो किस तक करता है वो देखने की बात है, उसकी कितनी सस्टेनेंस है इस बारे में। ठीक हो गया। कर्नल साहब हमें ज्वाइन कर लिया है जी डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि साबिक ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस है। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मामला किस तरफ चल निकला है? क्या ईरान ने खुद को मजीद मुश्किल में डाल लिया है ये कदम उठाकर कि खलीजी ममालिक पे जहाँ पर अमरीकी एयर बेसिस है उन पे हमला करके दुश्मनों की तादाद को बढ़ा लिया है, या फिर दोस्तों को भी दूसरी सफ में खड़ा कर लिया है ईरान की जानिब से? देखिए, इस तरह की जंगों में जो मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, सही, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे उन्होंने हमला किया वहाँ पे बेसिकली अमेरिकन बेसिस थी और उनका हमला अमेरिकन बेसिस पे है। इसके बावजूद कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और ये जो 3-4 ममालिक हैं ये अमेरिका को मशवरा देते रहे कि आप हमला ना करें, क्योंकि उनको खदशा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो उनके ममालिक पे भी रद्द अमल करेगा, और वही उसने किया है। और ये जो हब्स हैं, जो बेस है, अमेरिकन बेसिस हैं, ये सिर्फ वहाँ पे ये नहीं कि असला मौजूद है, वहाँ पे इंटेलिजेंस हब्स है। तो उस वहाँ से ये कार्रवाई और वहाँ से इंफॉर्मेशन और इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग यहाँ से होती रही है, क्योंकि ईरान की अपनी इंटेलिजेंस जो है बड़ी इफेक्टिव इंटेलिजेंस होती है। उनको ये अंदाजा है कि यहाँ बैठ के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो ये सिंबॉलिक है कि जहाँ जहाँ आपके बेस हैं आप हिट करेंगे। डायरेक्टली उन्होंने उनके सिटीज पे हिट नहीं किया,
तो मेरा ख्याल है कि अब इस पे दोनों बातें की जा सकती हैं कि डिप्लोमेटिकली होना चाहिए था या अटैक करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल जंग के आलम में तो फिर तो जवाब उस तरह ही दिया जाएगा जो जंगजुआना होगा, तो डिप्लोमेटिक काम तो फिर पीछे रह जाता है उस मौके पे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे और कर्नल साहब आपसे दोनों से सर सवाल एक ही करूंगी और बारी बारी आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से हमला किया गया है ईरान पर, पहले हमने देखा कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया, फिर उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अब दोनों इकट्ठे होकर बिल्कुल बरमिला खुलकर सामने आ गए हैं। मुझे सर ये बताइए कि जो माजी में हमले हुए और जो अब हुए, माजी में भी हमने देखा कि अस्फहान शहर, क्योंकि ईरान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस शहर की कि वहाँ पर उनकी जौहरी तनसीबात है, उनके पास बड़ा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है, फिर तेहरान उनका दारुल हुकूमत। सर, माजी के हमले और मौजूदा हमला किस तरह से इनको हम कंपैरिजन कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैंने जवाब देना है इस पे? जी डॉक्टर साहब, नवीद इलाही जी, साहब। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो पहले उन्होंने हमले किए हैं वो तो बड़े शद्दोमत से किए, उसमें जो डीप जाने वाले बॉम्ब यूज किए, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड देम, यानी टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया उनके सारे सिस्टम को। तो मैं हैरान हूँ कि अब ये दोबारा हमला करने के लिए कौन सी जगह उन्होंने चूज कर ली है, जबकि खुद वो ये सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि अब वहां पे सब कुछ उड़ा दिया गया। असल में मकसद तो उनका ये है कि ईरान को बिल्कुल ही इतना वीक कर दिया जाए, इतना अपाहज कर दिया जाए कि कभी वो इजराइल के मुतालिक सोच ना सके। देखिए, पहले उन्होंने उनकी जो 3 प्रॉक्सीज थी लेबनान में और उधर यमन में और बाकी जगहों पे, उनको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया ताकि उनको खतरा था कि यहाँ से ये रॉकेट फायर करते हैं या हमला कर देते हैं इजराइल के। उनको करने के बाद अब डायरेक्टली ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया है। और ये उनको, मेरा ख्याल है कि जितनी देर से प्रेसिडेंट ट्रम्प इस बात का दावा कर रहे थे कि हम अटैक करने लगे हैं और प्रेपरेशन सामने नजर आ रही थी, ईरान ने अपना कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया होगा कि अपने आर्मामेंट्स को और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सही। मेरा ख्याल है सस्टेन करना ईरान के लिए इस तरह का मसला नहीं होगा, पहले भी वो बहुत कर चुका। अब देखिए इराक के साथ उसकी जंग कितनी तवील हुई थी और वो सस्टेन कर गए। देखना ये होगा कि ये बाकी सस्टेन कर लेंगे ममालिक, सही, या जो इसका इम्पैक्ट दुनिया में और रीजन में आएगा उसको बाकी ममालिक जो हैं वो उस पर इंटरवीन करके इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पे आएगा। और हमें तो देखिए, अगर हम अफगानिस्तान के साथ उस वक्त खड़े हुए थे कि सोवियत यूनियन आया है और उसके एक्सपेंडिचर डिजाइन हैं, तो अब तो इजराइल और इंडिया का आपने देख ही लिया, तो जब ईरान में आएंगे तो आगे उनके भी डिजाइन फर्दर भी होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को भी इसके ऊपर बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा और इसके बाकी लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि जंग मजीद ना फैले और ना चले आगे। ठीक है, नादिर मीर साहब, सर आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना होगा। सर, पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या क्या ऑप्शंस हैं और बेस्ट ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान को इस वक्त कौन से ममालिक को साथ मिलाना है, किससे बात करनी है? हमारा इस वक्त जो डिप्लोमेसी है वो क्या होनी चाहिए? नादिर मीर साहब, आवाज़ आ रही है सर आपको? नादिर मीर साहब जो हैं वो उनकी तरफ दोबारा भी जाएंगे, उन तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही। हमें ज्वाइन किया है जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद साहब, हमें सर ये बताइएगा कि किस तरह से ये मामला चल रहा है और किस तरफ ये मामला जाता दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ भी वापस आते हैं, कर्नल अतर साहब हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, सवाल वही जो डॉक्टर साहब से मैंने किया था कि सिचुएशन इस वक्त जो बन रही है, अमरीकी जो हमला है माजी में कितना स्ट्रॉन्ग था, अब किस तरफ मामला जा रहे हैं और इन दोनों हमलों में, इन दोनों सिचुएशंस में मुख्तलिफ क्या है? देखिए, बात ये है कि अभी इट इज टू अर्ली टू कंपेयर। सही, ठीक है जी। जैसे कहा कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इस्फहान में अभी तक उन इंस्टॉलेशन पे अभी तक अटैक नहीं हुआ। सही। अभी पिछली बार उन्होंने कहा था कि जी हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जी, ठीक है।
तो अभी तो इनिशियल स्टेज है, अटैक हुए हैं। अभी उन्होंने न्यूक्लियर पे पिछली बार जो उन्होंने वो स्टेल्थ बॉम्बर से अटैक किए थे, जो कि डीप पेनिट्रेटेड बॉम्ब थे, उनसे किया था। अभी तो मिसाइल से शुरू हुए हैं। मिसाइल्स का वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता इन इंस्टॉलेशंस पे, जो कि क्या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से जब आप क्या कहते हैं वो डिफरेंट बॉम्ब्स इस्तेमाल करते हैं, उनसे उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो सो फार अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट कि जी इनकी स्ट्रेटेजीज में क्या फर्क है क्या नहीं है। और ये याद रखें कि पिछली बार जो शुरुआत की थी वो इजराइल ने की थी। अब यूनाइटेड स्टेट्स एंड पे आया था और वो बम्बिंग करके बस उसने क्या ऐलान किया कि जी अब खत्म हो गया है। लेकिन इस बार दिस हैज स्टार्टेड, ये राइट फ्रॉम द आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल इकट्ठे आए। सही, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और ये अभी देखना है, मैं पहले भी आपको बताया, ये कितनी देर ये एक इसको सस्टेन करते हैं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए, और इनकी जो क्या कहते हैं रेजीम है उसको किस तरीके से ये डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो जो रेजीम और कमांड स्ट्रक्चर है उसको तबाह करना इनके पेश नजर है। अभी इनिशियली जब अटैक हुआ है, ये सारी इनकी रेजीम जो क्यादत है वो सारी की सारी अंडरग्राउंड चली गई। अभी उसको तलाश करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अभी यही चीज मैं ये कह रहा हूं कि वेट एंड सी, ये ऊंट किस करवट बैठता है। अभी उन्होंने भी अपना रिएक्शन दे दिया। इसकी एक और चीज ये कही जा रही है, क्योंकि इन्होंने ईरान न्यूक्लियर इश्यू पे तो जो यूरेनियम एनरिचमेंट थी उसके कह रहे थे कि 60% से ज्यादा हम नहीं जाएंगे, हम वेपन ग्रेड इनरिचमेंट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे। उसके लिए वो तैयार है। लेकिन वो जो पिछला झटका इजराइल को लगा है ना ईरानियन मिसाइल से, उससे वो डर रहे, क्योंकि जो नए मिसाइल इनके पास आए हैं ईरानियंस के पास फ्रॉम चाइना, वो बहुत डेडली कैपेबिलिटी रखते हैं। उनका उसको डर है कि वो जब इजराइल में लैंड करेंगे तो वो उनकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगी। तो ऑलरेडी इजराइल ने अपने क्या कहते हैं सारी बिजनेस और एजुकेशनल और दूसरी एक्टिविटी बंद कर दी है, और लोगों को घर से बाहर निकलने, स्कूल बंद कर दिए हैं, और उनको अपनी आवाम को बंकर में जाने के लिए कह दिया है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो कितने डर रहे हैं इनके मिसाइल से। तो इनके जो मेन चीज है वो रेजीम चेंज, और जो इनके मिसाइल्स हैं उनको किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। ये अभी जो प्रेशर टैक्टिक्स का चल रहा है, देखें ये कितने प्रेशराइज करते हैं ईरान। कर्नल साहब, यही जो सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, डॉक्टर नवीद साहब आपकी तरफ इसी बात को लेकर आना चाहूंगी कि जो माजी में भी इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले हुए और फिर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की कि इसराइल का आयरन डोम, यानी उसे मजबूत तरीन हिफाजती तह कहा जाता है, लेकिन ईरान ने उसको हिला के रखा और ईरान ने डरा दिया क्या एक बार इसराइल को? मुझसे पूछ रही हैं सवाल? जी डॉक्टर साहब आपसे पूछ रही हूँ, नवीद इलाही साहब। थैंक यू वेरी मच। ये सिचुएशन अब आप देखें कि बहरीन के ऊपर तो डायरेक्ट हिट हुई है उनके नेवल बेस के ऊपर, विच मींस कि वहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने काम नहीं किया है। कतर और दूसरे कुवैत और दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने इंटरसेप्ट किए इनके मिसाइल और कोई डैमेज नहीं हुआ। एक डेथ हुई है वहां पे, वो कह रहे हैं डेब्री गिरा उससे वहां पे अबू धाबी में, वहां पे एक डेथ हुई है। सो बट द आइडिया इज कि जिस तरह इन्होंने अपनी वॉर ओपन की है, जो भी इन्होंने वॉर गेमिंग की है, 6 मुल्कों को इन्होंने सुबह अटैक किया है, बट इजराइल का भी हम सुन रहे हैं कि नेक्स्ट राउंड में वहां पे वो अटैक करेंगे। लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इन्होंने फर्स्ट स्ट्राइक इजराइल पे करने के बजाय जो इनके रीजन में कंट्रीज मौजूद थे वहां पे उनको एंगेज किया है। और उसका एक बहरीन वाली बात तो समझ आती है क्योंकि वो मेन नेवल बेस है अमेरिका की, और वहां से पोटेंशियली ऑपरेशंस हो सकते थे ईरान के खिलाफ, तो उन्होंने उसको हिट किया है। तो मे बी दे वांटेड टू सी कि इनकी इफेक्टिवनेस कितनी है यहाँ पे इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की, और इन रिजीम्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, लाइक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इनके अंदर है कि ये उसको रिस्पॉन्ड कर सके। सो वी आर ओनली स्पेकुलेटिंग, अभी इट्स टू अर्ली टू से, बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज व्हाट वी, जिसके अंदर मेरे ख्याल है हमारे लिए कुछ विजडम की या लेसन की ज़रूरत है
एक पैटर्न हमारे सामने आया है। पिछली दफा जब टॉक्स हो रही थी और एक गुड न्यूज आने को थी, दैट मॉर्निंग अटैक हैपेंड। अभी कल जो है अब्बास इराकी साहब ने कहा कि वहां पे हम कहीं पहुंच रहे हैं किसी एग्रीमेंट पे। जब अमेरिकन के साथ आप निगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं और ये खबर आती है कि अब हम एग्रीमेंट पे पहुंचने वाले हैं, तो हमारे पास अब एक हिस्टोरिकल एविडेंस है कि वो मोमेंट होता है जब वो अटैक करते हैं। और उन्होंने कहा है कि डिसेप्शन एंड डिसीट जो है वो वॉर का हिस्सा है। तो अब नाउ वी शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। माइकल गूगलमैन ने अभी पोस्ट की है एक्स पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए उसमें बहुत मैसेज है। गूगलमैन ने लिखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एंगेज हुआ है, उसके साथ ही ये ईरान पे ये कार्रवाई स्टार्ट हुई है। और उसने मई की जंग का भी, पाकिस्तान इंडिया वाली का भी हवाला दिया उसके अंदर उस अपनी पोस्ट में। और उसने कहा है कि अब जो आर्क है, यानी जो एक कमान बनी हुई है वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान के, सारे रीजन्स बलूचिस्तान के भी सब जो है वॉलेटाइल हो गए हैं। तो उसने पाकिस्तान को सामने रख के उसने कहा कि ये पूरे रीजन को एंगेज किया गया है। तो अब बाय ऑल मींस हम एक वॉर की सिचुएशन में अफगानिस्तान के साथ हैं। ये तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन है, उन्होंने कहा कि ओपन वॉर में है। दूसरी तरफ वॉर उधर ओपन हो गई है। तो अब इस वक्त रीजन के 3 मुल्क ऑफिशियली ओपन वॉर में है। 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उनके थिएटर्स डिफरेंट हैं, बट वी आर ऑल इन अ स्टेट ऑफ वॉर। दैट इज वेयर वी आर राइट नाउ। ठीक है, डॉक्टर नवीद इलाही साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, जो डॉक्टर हसन साहब ने भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान 3 ममालिक ऐसे हैं खत्ते के जो कि जंग की आग की लपेट में हैं। सर, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ये जंग कहाँ पर रुकेगी, किस तरह से थमेगी? एक मामला अलग है और ईरान और इजराइल का और अमेरिका का एक मसला अलग है जी। अगरचे इनको आप कह सकते हैं कि पीछे हो सकता है कि टेंटिकल्स हों और जो उसका टाइमिंग है उसके पीछे भी हाथ हो, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए वहाँ पे और उसके बाद ये काम हुआ। तो पाकिस्तान का मसला जो है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने के बाद अब ये इस जंग में एंगेज हुए हैं और वो भी उसका आगाज भी अफगानिस्तान ने किया। बिल्कुल ऐसा हुआ। अब पाकिस्तान के पास चॉइस, कई दफा चॉइसेस आपके पास कम होती हैं। आप इस वक्त पिछले 1 साल में हमारे 4000 के करीब जो है हम हलाकतें या शहादतें हुई हमारी फोर्सेस की, जिसमें फौज और पुलिस और बाकी एजेंसीज मौजूद जी। तो एक रिस्ट्रेंट का एक लेवल होता है ना, उस पर आप उससे आगे आप नहीं जा सकते। और पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत मुतालबात भी किए, दरखास्तें की। मेरा ख्याल है 15 डेलीगेशन उलमा से लेके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक जो है वो अफगानिस्तान गए और उनको सिर्फ एक मुतालबा करते रहे कि आप इन दहशतगर्द ग्रोह TTP को सपोर्ट ना करें, अपने सॉइल से ऑपरेट ना करने दें, जिसको उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया और बल्कि उनको सपोर्ट किया। अब जो रिसेंट वाक़यात थे उसमें अफगानी सबसे ज़्यादा आगे शामिल थे। तो ये सूरत हाल एक डेवलप हो गई अनफॉर्चुनेटली, जिस पे ये कार्रवाई करना पड़ेगी और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन अब साथ ये हुई है कि ईरान के ऊपर इस वक्त पे अमेरिका ने हमला किया। देखिए वो भी हमला आप ये देखिए कि जिस तरह इराक पे एक मैन्युफैक्चर्ड इंटेलिजेंस थी कि WMDs हैं और हम कर रहे हैं। ईरान के मुतालिक जैसे पहले मैंने अर्ज किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े क्लियरली कह गए थे कि हमने वी हैव ऑब्लिटरेटेड द होल सिस्टम, और अब अटैक करने का मकसद क्या है। और फिर आप एंगेजमेंट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, एक ईरान की डील को आपने ख़त्म किया है, फिर आप डील करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मकसद तो एक ही है, जैसे मैंने अर्ज किया कि ईरान को इतना क्रिपल कर दिया जाए, उसकी प्रॉक्सीज को ख़त्म किया है, इसको क्रिपल किया ताकि इजराइल को कोई थ्रेट ना हो और उसके बाद हमारे लिए भी थ्रेट मजीद बढ़ सकता है। सही।
कर्नल अतर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर इस वक्त ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उधर से मोदी नेतन्याहू से मिलते हैं जाके, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला चल रहा है, उधर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे, टेबल टॉक पे आ गए थे, लेकिन एकदम से जो है वो आपने हमला कर दिया। ये तमाम सिचुएशन जो है मैसेज क्या दे रही है हमें? देखिए, ये जो यूनाइटेड स्टेट ने बिल्डअप किया है, ये मेरे ख्याल में इराक के अटैक के बाद इतना बड़ा बिल्डअप हुआ है, और इसको बिल्डअप करते हुए उनको 4 से 6 हफ्ते लगे। ठीक है, तो इतना बिल्डअप करना उनका एम जो था वो एक ही था कि उन्होंने अटैक करना ही करना है। सही। वो जो नेगोशिएशन है वो सारी की सारी वो टाइम गेनिंग एफर्ट्स। पिछली बार भी जून में जो थे उससे पहले इनकी वो हो रही थी नेगोशिएशंस, और काफी मुस्बत खबरें आ रही थी, लेकिन उसके खबरों के बावजूद इन्होंने अटैक किया। तो इस बार भी इन्होंने उसी तरह की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। ये जो क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी तो ईरान ने काफी शो की, लेकिन बीच में जो क्या इजरायली फैक्टर है वो मिसाइल्स को बार बार लेके आ रहा है। हालांकि शुरू में अमेरिका जो था वो इतना ज्यादा कोई नहीं मिसाइल्स को इतना वो न्यूक्लियर को ही बार बार कह रहा है, लेकिन अभी इजराइल की इंसिस्टेंस पे वो मिसाइल पे आ गया। तो मिसाइल्स अब तो ईरान किसी तरीके से उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसका सारा डिफेंस ही मिसाइल बेस्ड है, तो वो उसको किसी तरीके से उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये मैं इसलिए ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो नेगोशिएशंस हैं वो सिर्फ टाइम गेनिंग के लिए कर रहे थे। ठीक। तो टाइम इन्होंने गेन कर लिया, अपनी एक बिल्डअप पूरी कर ली, और बिल्डअप पूरी करने के बाद इन्होंने अब ये अटैक कर दिया। कर्नल साहब, ये देखने ये काइनेटिक अटैक तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका अभी आपने देखना है, ये भी अभी फर्दर प्रेशराइज कर रहे हैं नेगोशिएशन के लिए, कि या इन्होंने नेगोशिएशन को खत्म कर दिया। अच्छा सर, मुझे सर ये बताइए कि ईरान के पास इस वक्त डू और डाई के अलावा भी कोई ऑप्शंस मौजूद है? अगर मौजूद हैं तो वो क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? ये डू और डाई डिप्लोमेसी भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, सब कुछ है। अब तो उनके पास एक ही है कि उन्होंने ये सारे का सारा जो अटैक है अपने सब कुछ इसके अपने डिफेंस पे लगानी है। तो उन्होंने काउंटर अटैक किया है। काउंटर अटैक जो इनका अपनी स्ट्रेंथ शो की है। तो अभी ये देखें कि अमेरिकन जो हैं वो किस हद तक आगे जाते हैं। तो मैं तो अभी भी कहता हूं कि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिकन कभी भी लेके नहीं जाएंगे ईरान के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि वहां कोई भी उनके हक में नहीं है। तो ये जो कुछ उन्होंने करना है वो क्या कहते हैं लीडरशिप को खत्म करना है, बाकी करना है, तो उस पे मेरा अभी भी क्या कहते हैं मैं उनकी सक्सेस नहीं देख रहा हूँ कि उनको रेजिम चेंज करने में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एक काइंड ऑफ प्रेशर उनको जनरेट किया और क्रिएट किया। ठीक है, कर्नल अतर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, डॉक्टर हसन जफर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी कि कर्नल साहब को लग रहा है कि ये भी एक प्रेशर डेवलप करने के लिए ही एक तरीका है। इतनी जल्दी अमेरिका कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा ईरान में रजीम चेंज करने के हवाले से। सर मुझे ये बताइए कि ये जो रजीम चेंज है अमेरिका के लिए इस वक्त क्यों इतनी ज़रूरी हो गई है? माजी में भी कोशिशें हुई, इस बार भी कोशिश हुई, क्या जो सदर ट्रंप ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे ये मैसेज मिल रहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो फाइनल फैसला करके मैदान में आ गया है? देखिए, अब ये तो हम कैसे स्पेकुलेट करें कि फाइनल फैसला है या सेकंड लास्ट फैसला है, ये तो वो ही बता सकते हैं कि उनका कौन सा फैसला है। अभी हमारे सामने जो सूरत हाल है, मार्को रूबियो से जब पूछा गया कि रिजीम चेंज के बाद आपका क्या प्लान है, तो उनका जवाब था आई डोंट नो। सही। तो इसका मतलब है इनके पास ऑल्टरनेटिव रिजीम नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे वो रजा पहलवी का इंटरव्यू बीबीसी पे दिखा रहे थे कि एज अ पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सुबह जो मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि ईरान के लोग उठ खड़े हों रिजीम के खिलाफ और टेक ओवर कर लें। फिर उन्होंने दबे दबे अल्फाज में ये भी कहा कि हम देखेंगे कि ईरान के लोग कैसे बिहेव करते हैं। ये कारी अब्दुल सत्तार सईद साहब का मैसेज देखें जो एक्स पे लगाया उन्होंने लिखा है इन दिस वर्ल्ड इवन एक्सीडेंट्स डू नॉट हैपन बाय चांस, बिहाइंड एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स देयर इज सम रीजन और स्टोरी, therefore the simultaneous attacks on Pakistan and Kabul and Israel in Tehran can never be considered coincidental। ठीक है,
ये एक जाल बिछाया जा रहा है। ईरान टारगेट है, पाकिस्तान टारगेट है, और इस शील्ड के पीछे चाइना है, काउंटरिंग चाइना। हेक्सागन अलायंस, परसों जो नरेंद्र मोदी ने जाके वहां पे बातें की हैं, उसको भी तो जरा आप अपने मद्देनजर रखें ना। जो तलबीब में उसने बातें की हैं, वो क्या कहते हैं जी, 6 पहलुओं का, 6 लोगों का जो इत्तेहाद बनाया है, हेक्सागन वो बना है, वो उसका क्या मतलब है, उसमें कौन कौन है? उसमें तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नाम नहीं बता रहे, इसमें कुछ अरब और एशियाई ममालिक भी शामिल है। सही। अब तो वो गेस करने की जरूरत नहीं। सो ये द आइडिया इज, जहां तक मुझे समझ आ रही है, रिजीम चेंज में भी यस, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी यस, बट द आइडिया इज टू बर्न डाउन मिडल ईस्ट। उसके बाद इनके पास ना कोई प्लान है, ना ये चाहते हैं। मैं इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पैटर्न में देखना चाहूंगा। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था अमेरिका में 1935 में, तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराई थी 1939 में। जब अमेरिका पे बुरा वक्त आता है, क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, तो उनका सॉवरेन डेट है और चाइना के साथ कंपटीशन है, तो अब चाइना की मार्केट बर्न करेंगे जहां चाइना का सामान बिकता है, और उसके बाद चाइना की, यस दैट इज द आइडिया। अब उसके अंदर उसकी जहतें कितनी हैं ये आप देखते चले जाए। वो न्यूक्लियर भी हो सकती है, ओरिजिनल भी हो सकती है, कौन किससे लड़ पड़ा उनकी बला से। ठीक डॉक्टर साहब, अब आपने देखना यह है कि इस सिचुएशन में आपने कहां खड़े होना है, खुद को कैसे बचाना है और रीजन को कैसे बचाना है। ये इंडिया वाले जो बगलें बजा रहे हैं वहां पे साइड पे बैठ के, और उनका नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचा था जी, परेशानी इनके लिए भी इतनी ही है। जो वहां पे संजीदा सोच के लोग हैं वो भी परेशान है, बिकॉज इट विल बर्न डाउन एवरीथिंग। और अगर किसी को ये लगता है कि अमेरिका उनका सगा है इस रीजन में, तो वो फिर अपने बारे में जरा दोबारा सोचें कि उनका दिमाग कैसे काम कर रहा है। ठीक। डॉक्टर नवीद इलाही साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है हसन साहब की, उन्होंने कहा कि ये चाइना की मार्केट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, मिडिल ईस्ट में इस तरह का कोई खतरनाक प्लान बनाया गया है। सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कि ये मामला क्या वाकई ही किसी बड़ी जंग की तरफ चल निकला है? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब की बात में वजन है। अब देखिए कि बज़ाहिर क्या लग रहा है कि इतना बड़ा बिल्डअप किया, लेकिन जो अभी हमला किया गया है वो उस लेवल का नहीं है जी। यानी इतना बड़ा बिल्डअप करके और हमला आप चंद मिसाइलों पे रहें, तो इसका मतलब ये है कि शायद ये मैसेज किसी और के लिए है। शो ऑफ पावर जो है वो की जा रही है इस इलाके में, ताकि चाइना को ख़ास तौर पे और रशिया को, उनको भी धमकाया जाए और बताया जाए कि हमारी ये पावर और प्रॉविस है। तो ये बात तो ये ठीक है, इस लिहाज तो ये बात ठीक है। और चाइना इस चीज़ को बड़ी माइन्यूटली और सीरियसली वॉच कर रहा है, वो इस तरह रिएक्ट नहीं करता। सही। देखिए, ईरान के पास, अमेरिका को मालूम है कि ईरान के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है टू रिटेलिएट। ट्रू। ठीक है, चल वो तो वो उसलिए उसको वो पंचिंग बैग बना के बाकी अपने अहदाफ पूरे कर रहा है। ये तो एक एंगल है, और इसका मतलब तो ये है कि ये काम यहाँ पे अभी ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये मेरा ख्याल है 2-4 रोज की बात होगी, उसके बाद ये सबसाइड होगा, क्योंकि ईरान से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, रिजीम चेंज नहीं होने वाला, चाहे अंदर 30% और 70% का तवाज़ुन हो लिबरल और रिलीजियस एलिमेंट्स में, लेकिन जब बाहर से हमला होता है तो तमाम इकट्ठे हो जाते हैं। तो रिजीम चेंज वहां पहले फेल हो चुका हुआ है, वो हदफ पूरा नहीं होगा। तो तीसरा एलिमेंट जो है हमारा एलिमेंट है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को उसको बड़ी माइन्यूटली वॉच करना होगा। पाकिस्तान ईरान को इग्नोर नहीं कर सकता, हमारा फर्स्ट डोर नेबर है और मुसलमान मुल्क है, और उसको अगर डेसिमेट होता है या न्यूट्रलाइज होता है तो खतरात पाकिस्तान के लिए भी बढ़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बाकी ममालिक को मिडल ईस्ट में एक रोल प्ले करना चाहिए, ताकि नेगोशिएट करें और डिप्लोमेटिक एंडेवर्स करें इस चीज़ को डिफ्यूज करने के लिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कर्नल रिटायर्ड अतर रहमान साहब, आपका शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर हसन जफ़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं नए मेहमानों के साथ, इसी मौजू पर फिर गुफ्तगू होंगे।